हाय दोस्तों, आज की वीडियो है फाउंडेशन सीजन 3 एपिसोड नंबर 8। हमने पिछले एपिसोड में देखा म्यूल ने न्यू टर्मिनस पर अटैक कर दिया। प्रीचर ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया और छुप गया। म्यूल ने इनबुर को मार दिया और खुद न्यू टर्मिनस का मेयर बन गया। उसने रैंडो को टोरन के खिलाफ कर दिया। टोरन किसी तरह भाग निकला लेकिन म्यूल की आर्मी ने बेटा को पकड़ लिया। इस सब डिस्ट्रक्शन और दंगा फसाद के बीच हमने म्यूल का पास्ट जाना। पहले वो रिसम प्लैनेट पर रहता था। उसके पेरेंट्स का नाम ऑर्वी और हैनेट था। उसका एक छोटा भाई भी था लेकिन फाउंडेशन ने रोसम पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा रखी थी, मतलब एक ही बच्चा रखने की इजाजत। इसलिए ऑर्वी और हैनेट ने डिसाइड किया कि वो म्यूल को मार देंगे ताकि उसका छोटा भाई जिंदा रह सके। तब म्यूल ने गुस्से में अपने पेरेंट्स को मार डाला। फिर उसने अपने भाई को बॉटन फैमिली के पास छोड़ दिया और खुद एक पायरेट गैंग में शामिल हो गया। वही पायरेट्स जो कभी कभी रोसम पर अटैक करते थे। यही वजह थी कि म्यूल पुराना सिस्टम छोड़कर पूरी गैलेक्सी में अपनी हुकूमत बनाना चाहता था। अब उसके इस रूल के बीच सिर्फ डिजिटल हरी और गाल ही बचे हैं। जब ट्रेंटर तक म्यूल के अटैक की खबर पहुंची तो डस्क ने छोटे कैपिलस को मार दिया। दूसरी तरफ माइसोचेन डिस्ट्रिक्ट में सॉन्गबर्ड और ओशन ग्लास ने डे के क्लेम को वेरीफाई करने के लिए उसे ड्रग दे दिया, क्योंकि डे कह रहा था कि उसके बीच एक रोबोट छुपा है। जैसे ही इंटेरोगेशन अपने पीक पर पहुंचा, सन मास्टर वहां आ गया ताकि वो खुद डे के इल्जामों को डबल चेक कर सके। आगे क्या हुआ ये देखना अब इंटरेस्टिंग होगा। अपनी इमोशनल कहानियां शेयर करने के बाद म्यूल सीधा मुद्दे पर आता है। वो डिजिटल हरी से पूछता है कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसे पूरी गैलेक्सी पर कब्जा करने में कितना टाइम लगेगा। डिजिटल हरी कामली कहता है कि अगर म्यूल प्लैनेट पर कब्जा करने की यही स्पीड मेंटेन करता है तो वो एम्पायर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, मतलब पूरी गैलेक्सी उसके कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन म्यूल जानता है कि उसके रास्ते में एक ही प्रॉब्लम है, गाल डॉर्निक। वो सेल्डन से पूछता है कि गाल के बारे में और बताओ, पर यहीं पर डिजिटल सेल्डन रुक जाता है क्योंकि उसके पास गाल के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दरअसल डिजिटल सेल्डन की मेमोरी में सिर्फ टर्मिनस तक के इवेंट स्टोर्ड हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जैसे गाल का असली हरी सेल्डन के साथ काम करना और सेकंड फाउंडेशन का क्रिएट होना, ये सब उसके डेटा में नहीं है। ये सिचुएशन अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि म्यूल को कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज रहता है। बुरी इसलिए क्योंकि सेल्डन म्यूल से एक कदम आगे नहीं रह पाता। म्यूल समझ जाता है कि डिजिटल सेल्डन थोड़ी कमजोर पोजीशन में है, लेकिन उस पर अटैक करने की बजाय म्यूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि वो बस एक प्रोग्राम है, एक मशीन, उसके पास कोई रियल पावर नहीं। तब डिजिटल सेल्डन अपनी पावर दिखाता है। वो नल फील्ड का यूज करके म्यूल को हवा में उड़ा देता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। जब डिजिटल सेल्डन ने म्यूल को पटक दिया तब उसको लगा वो उसे मार डालेगा, लेकिन हैरानी की बात है सेल्डन उसे नहीं मारता। म्यूल भी हैरान होता है और पूछता है सेल्डन ने उसे क्यों नहीं मारा। तब डिजिटल सेल्डन कहता है क्योंकि उसके पास एक सीक्रेट है। जब तक वो राज खुद नहीं बताता सेल्डन उसे जिंदा रखेगा। अब ये सीक्रेट क्या है एपिसोड में कुछ क्लियर नहीं बताया गया, इसलिए अभी के लिए फैंस में एक पॉपुलर थ्योरी चल रही है कि जिस म्यूल को हम देख रहे हैं वो असली म्यूल नहीं है, बल्कि मैग्निफिको ही असली म्यूल है। याद करिए रोसम प्लैनेट पर जो टीनेज लड़का दिखाया गया था शायद वो ही मैग्निफिको था और जो बेबी था वो शायद म्यूल हो सकता है। थ्योरी कहती है कि मैग्निफिको जब बड़ा हुआ तो वो एक मशहूर पायरेट बन गया और फिर रोसम लौटा और फिर अपने छोटे भाई की यादों को मैनिपुलेट कर दिया ताकि उसे लगे कि वो ही असली म्यूल है। ये सिचुएशन कुछ वैसी ही है जैसे स्टार वॉर्स द फैंटम मेनेस में हुआ था, जब सबको लगा कैरे ही पैड में है, पर बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ चारा थी ताकि दुश्मन उसे टारगेट करे, ना कि असली पैडमे को। वैसे ही ये भी हो सकता है कि मैग्निफिको पीछे से सब कंट्रोल कर रहा हो और म्यूल सिर्फ एक फ्रंटमैन हो ताकि लोग मैग्निफिको पर शक न करे। मैग्निफिको अपने आप को एक सिंपल बेचारा म्यूजिशियन दिखाता है जबकि असल में वो सबके दिमाग के अंदर घुस रहा हो। ये बस थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं। सेल्डन और म्यूल की बातचीत के बाद म्यूल को स्कारलेट से बात करते हुए दिखाया गया। वो कहता है कि अब उसे गाल के पीछे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि गाल खुद उसके पास आएगी। वो ये भी बोलता है कि पिचर ही गाल को उसके पास ले आएगा। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि पिचर पहले से म्यूल के कंट्रोल में था और उसका हर एक्शन, हर प्लान म्यूल के बड़े गेम का एक पार्ट था। मतलब प्रीचर बस एक पपेट था और रस्सी खींच रहा था म्यूल। वहीं गाल इग्निस प्लैनेट पर प्रीम से मिलती है और उसे बताती है कि प्रीचर अभी न्यू टर्मिनस पर है और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। गाल को डर है कि शायद प्रीचर म्यूल के हाथ लग गया हो और उसने उसे अपना फॉलोअर बना लिया हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी गाल सोचती है कि अगर म्यूल को प्रीचर मिल गया तो वो सेकंड फाउंडेशन की लोकेशन जान लेगा, इसलिए वो कहती है कि इग्निस
बेस को फौरन खाली करना होगा। असल में गाल और डिजिटल सेल्डन, जो लगभग 100 साल से हर क्राइसिस के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि म्यूल न्यू टर्मिनस पर अटैक करेगा। उनका असम्पशन ये था कि कैलगन जीतने के बाद म्यूल सीधा ट्रेंटर जाएगा, लेकिन प्रीचर की क्यूरियोसिटी और कैलगन की पार्टी अटेंड करने के चक्कर में म्यूल का प्लान बदल गया और उसकी वजह से पूरी गैलेक्टिक हिस्ट्री का फ्लो ही चेंज हो गया। अब गलती पर बैठकर सोचने का कोई फायदा नहीं, इसलिए गाल प्रीम को कहती है कि वो सेकंड फाउंडेशन को एक ऐसी जगह शिफ्ट करे जहाँ की लोकेशन प्रीचर को न पता हो, ताकि म्यूल भी कभी उस तक न पहुँच सके। प्रीम पहले मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि गाल अकेली जाकर म्यूल से भिड़ जाए, पर दोनों के बीच थोड़ी आर्गुमेंट के बाद गाल उसे कन्विंस कर लेती है। वो कहती है कि वो म्यूल को उसके मरने से पहले खत्म कर देगी। जाते हुए प्रीम गाल को कहता है कि वो अपने लोगों को आजादी देती है। सब मिलकर अपनी सोच शेयर करते हैं और इसी से इनके बीच एकता और टीम वर्क की ताकत बनती है। यही गाल की असली स्ट्रेंथ है, जबकि म्यूल बिल्कुल अलग है। वो एक फासिस्ट है, सब कुछ कंट्रोल करता है, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता। इस वजह से उसके मेथड लिमिटेड हैं और गाल अगर उसकी कमजोरी ढूंढ ले तो उसे वहीं पर वार किया जा सकता है। ऑफ कोर्स गाल ये काम अकेले नहीं कर सकती, इसलिए प्रीम उसके साथ एक छोटी टीम भेजता है। गाल उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर सब मिलकर न्यू टर्मिनस के लिए रवाना हो जाते हैं ताकि म्यूल का सामना कर सके। सीन शिफ्ट होता है फाउंडेशन के स्पेस स्टेशन पर, जो न्यू टर्मिनस के ऑर्बिट में घूम रहा है। यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट मिलता है। डॉन अभी भी जिंदा है और उसका ख्याल रख रही है बेटा बताती है कि म्यूल ने डॉन को क्लैरियन के पास स्पेस में तैरते हुए पाया था। ये बात सही भी लगती है क्योंकि याद है जब विनोद ने उसे मारने की कोशिश की तब एयरलॉक मालफंक्शन हो गया और डॉन स्पेस में चला गया। बेटा कहती है उसे वॉल के हादसे के बाद कुछ ज्यादा याद नहीं, लेकिन अब उसे म्यूल ने डॉन के पास रहने का ऑर्डर दिया है और वो वही कर रही है। अब ये क्लियर नहीं है कि बेटा म्यूल के कंट्रोल में है या नहीं, पर लगता है कि म्यूल के पास उसके लिए कोई खास प्लान जरूर है। बेटा डॉन से बोलती है कि वो म्यूल के चंगुल से भागना चाहती है, इसके लिए उसे डॉन की हेल्प चाहिए, लेकिन डॉन अपनी चोट की वजह से उसकी हेल्प नहीं कर पाता। इसे लगता है बेटा अब भी अपनी मर्जी से सोच सकती है। ये भी हो सकता है कि ये सब म्यूल का ही ट्रैप हो। शायद बेटा को म्यूल ने भेजा हो ताकि वो डॉन का टेस्ट ले सके, देख सके कि अंपायर का ये क्लोन क्या अब भी यहाँ से निकलने के लिए चुपके से कोई प्लान बना रहा है। अब बात करते हैं डॉन के सर्वाइवल और इंजरीज की। जब वो एयरलॉक से बाहर आया तो काफी देर तक स्पेस में तैरता रहा। उसके स्पेस सूट ने उसके पैरों से हीट और एनर्जी खींच ली, जिससे डॉन के पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। ये थोड़ा प्लॉट आर्मर लगता है क्योंकि विस्पर शिप ने ऐसे ही अचानक डॉन को बीच स्पेस में ढूंढ लिया। शायद स्पेस सूट खतरे का सिग्नल भेज रहा था और क्योंकि म्यूल को पता था कि डॉन क्लियरियन में है, उसने अपने मिनियन को डॉन को लाने भेज दिया। एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है, पर ये काफी पॉसिबल लगता है। डॉन और बेटा की कॉन्वर्सेशन म्यूल के आने से इंटरप्ट हो जाती है। म्यूल डॉन के दिमाग की छानबीन करता है, देखता है क्या उसके पास गाल के बारे में कोई इम्पोर्टेंट इन्फो है। वो करेक्टली गेस करता है कि गाल एक सीक्रेट प्लैनेट से ऑपरेट करती है, लेकिन डॉन ने गाल के प्लान सीक्रेट रखे। शायद गाल को भी ऐसी सिचुएशन का पहले से अंदाजा था। डॉन सिचुएशन को समझकर बहादुरी दिखाता है और म्यूल के डराने धमकाने वाले तरीकों को साइड कर देता है। जब म्यूल डॉन को फिजिकली हर्ट करने लगता है, बेटा कहती है म्यूल रूम छोड़ दे और सरप्राइजिंगली म्यूल उसकी बात मानता है। एक रीजन ये हो सकता है कि म्यूल बेटा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हो और दूसरा रीजन ये है कि उसने गाल और उसके क्रू की प्रेजेंस न्यू टर्मिनस में फील की। म्यूल के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है गाल। डॉन और बेटा बस उसके सेकेंडरी प्रायोरिटी हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद बेटा मैग्निफिको के क्लोज हो। अगर मैग्निफिको ही असली म्यूल है और एस्बेक का कैरेक्टर उसके कंट्रोल में है, तो हो सकता है कि मैग्निफिको ने उसको प्रोग्राम किया हो कि वो हमेशा बेटा की बात माने। मतलब डॉन को फिजिकली बचाने में बेटा का इन्फ्लुएंस काफी इम्पोर्टेंट है और ये म्यूल के डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है ट्रेंटर पर, जहाँ डेमेर्जेल लॉर्ड कर डस्क को बताती है कि डॉन अब जिंदा नहीं है। डस्क अपने लॉस पर क्वीन के पास जाता है और शोक मनाता है, लेकिन उसका शोक जैग्रियस के आने से इंटरप्ट हो जाता है। जैग्रियस बताता है कि प्रेसिडेंट किन गैलेक्टिक काउंसिल से, इंजॉइनर बेरिल, क्लाउड डोमिनेंस से और जाइफर उनसे मिलने आए हैं। डस्क कहता है डेमेर्जेल भी मीटिंग में आए और क्विंट को भी उसकी तरफ रहने की रिक्वेस्ट करता है। क्विंट ये बात फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। जब किन और बेरिल थ्रोन रूम में एंटर करते हैं, डेमेर्जेल कोशिश करती है कि बातचीत टल जाए क्योंकि डे और डॉन मौजूद नहीं है, लेकिन किन कहता है ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलेक्टिक काउंसिल को अब 5 ट्रिलियन लोगों के फ्यूचर का फैसला लेना है क्योंकि म्यूल के अटैक की वजह से उनकी जिंदगी खतरे में है। किन और बेरिल का मानना है कि म्यूल एक के बाद एक प्लैनेट कॉन्करर कर रहा है और उसका अल्टीमेट गोल ट्रेंटर है क्योंकि वो है हार्ट ऑफ द गैलेक्सी।
अगर ट्रेंटर म्यूल को दे दिया जाए तो शायद वो बाकी सारे प्लैनेट्स छोड़ दे। डस्क ऑब्वियसली ये बात एक्सेप्ट नहीं करता और क्विंच याद दिलाती है कि ट्रेंटर जीतने के बाद म्यूल फिर से पूरी गैलेक्सी पर अटैक करेगा। बैरल पॉइंट आउट करता है कि ट्रेंटर इतना बड़ा है कि उसे लूटने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। इस वक्त गैलेक्टिक काउंसिल और एम्पायर म्यूल को हराने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन अब डस्क के पास चढ़ाई करने के लिए सिर्फ 49 घंटे हैं। तो केन, बैरल और वॉरेलिस के पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो खुद से अटैक प्लान करें। फिर भी डस्क का मानना है कि ट्रेंटर ही एम्पायर है और एम्पायर ही ट्रेंटर है, इसलिए वो म्यूल को कुछ भी देना नहीं चाहता। इसी बात पर डेमेर्जेल जैग्रिस को ऑर्डर देती है कि मेहमानों को वापस भेज दे। वो फौरन वहाँ से निकल जाते हैं, बट जाते हुए केन डस्क से कहता है कि ये मीटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि ट्रेंटर म्यूल के हवाले करना तय है, चाहे डस्क को ये पसंद हो या ना हो। इसके बाद जब डेमेर्जेल नया डे और नया डॉन बनाने की कोशिश कर रही होती है, डस्क उसे एक सीक्रेट बताता है। नोवेक्यूला वाकई मौजूद है, जो एक वेपन है। वो कहता है वो इसे डॉन को देने वाला था, उसे दोबारा बनाने से पहले, लेकिन अब म्यूल के खिलाफ यूज करने का वक्त आ गया है। डॉन ने अपना सीक्रेट शेयर किया तो डेमेर्जेल भी कुछ सीक्रेट इन्फो शेयर करती है डॉन और गाल के बारे में। डस्क को शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि डॉन एक्चुअली गाल के साथ काम कर रहा था और गाल सेकंड फाउंडेशन लीड कर रही है। उसका गोल है म्यूल को हराने और एम्पायर को तबाह करने के बाद गैलेक्सी का फ्यूचर प्लान करना। बाद में डेमेर्जेल वॉरेलिस के साथ बात करती है। ये डिस्कशन मोस्टली एपिसोड 1 की बात का रिपीट है, क्योंकि वॉरेलिस की यादें मिटा दी गई थी। फिर डेमेर्जेल डिसाइड करती है कि कॉन्वर्सेशन को शॉर्ट करना है। शायद वो वॉरेलिस की एग्जीक्यूशन अनाउंस कर रही है या फिर अपनी दोस्ती खत्म कर रही है। कुछ भी हो, वॉरेलिस और डेमेर्जेल अब दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वॉरेलिस ने चूज किया कि वो उस ग्रुप के साथ होगी जो ट्रेंटर देने और एम्पायर को खत्म करने की तरफ है। जबकि ट्रेंटर में मार्सेजन डिस्ट्रिक्ट में डे को पब्लिक ट्रायल के लिए ले जाया जाता है, जो सन मास्टर होस्ट कर रहा है। डे को चेन्स में बांध दिया जाता है और जैसे ही कोर्ट रूम की लाइट्स ऑन होती हैं, वो नोटिस करता है कि फेथ के मेंबर्स वहाँ बैठे हैं जो उसका फैसला करेंगे। सन मास्टर ओशन ग्लास के पास जाता है और कहता है कि वो रेड सैश पहने, यानी अगर डे दोषी पाया गया तो वो उसका एग्जीक्यूशनर बनेगी। फिर सन मास्टर सॉन्ग से कहता है कि क्योंकि वो ही रीजन है कि डे मार्सेजन डिस्ट्रिक्ट आया, तो वो डे की साइड बैठेगी, मतलब वो भी डे की पनिशमेंट शेयर करेगी। ओशन ग्लास प्रोटेस्ट करती है, पर सन मास्टर इग्नोर करता है और ऑर्डर देता है कि सॉन्ग बर्ड वही करे जो बोला गया है। जब सब सेटल हो जाते हैं, सन मास्टर डे को इनहेरिटर्स से मिलाता है। ये वही लोग हैं जो इनहेरिटेंस सेक्ट के मेंबर्स होते हैं। फिर सीन थोड़ा थेट्रिकल हो जाता है। सेक्ट के मेंबर्स एक प्ले परफॉर्म करते हैं जिसमें वो डे को याद दिलाते हैं कि रोबोट्स पर कितना अत्याचार हुआ है। ये बेसिकली वही कहानी है जिसे डेमेर्जेल ने पहले नरेट की थी। एक नया एडिशन ये है कि वो रोबोट सेवियर का नाम मेंशन करते हैं, डैनियल। जैसे ही ओशन ग्लास ये नाम बोलती है, डे को याद आता है कि डेमेर्जेल ने अपने अदर फेसेस के टाइम भी वही नाम यूज किया था। शायद इसका मतलब है कि डेमेर्जेल अपना भेष बदलती थी, या तो एम्पायर के लिए जासूसी करने या दुश्मनों को बेवकूफ बनाने के लिए। डे चाहता है कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनहेरिटर्स तक पहुंचे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सन मास्टर और ब्रेजन हेड जो सन मास्टर के स्टाफ में है, सिर्फ वो ही इनहेरिटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो डे का पॉइंट ऑडियंस तक पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ट्रायल के दौरान ब्रेजन हेड कुछ म्यूजिकल टोन्स बजाता है जो डे के बचपन की यादों को ट्रिगर करते हैं। वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके बचपन में डेमेर्जेल कौन सा गाना उसे सुनाती थी, लेकिन ओशन ग्लास और सन मास्टर उसकी बात रोक कर बताते हैं कि रेमेडिएशन में डे को गीली घास जैसे मल्च में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। डे ट्राई करता है कि सिचुएशन कंट्रोल हो जाए और ऑडियंस को डेमेर्जेल या डैनियल के एग्जिस्टेंस के बारे में बताए। वो कहता है एम्पायर अब डाउन जा रहा है और अब इनहेरिटेंस के लिए परफेक्ट टाइम है कि वो डैनियल पर हक जमाए। अगर ये लोग डे को यहीं मार देते हैं और सीधा कैसल पर अटैक करते हैं, तो डेमेर्जेल उन सब को खत्म कर देगी, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग अभी भी उसी तरह काम कर रही है। पर अगर डे उसके साथ चलने को रेडी हो जाता है, तो शायद वो डेमेर्जेल को अनलर्न करने में हेल्प कर सके, यानी उसे वो पुराने रूल्स भूलने पर मजबूर कर दे और प्रोफेसी के मुताबिक चलने के लिए तैयार कर दे। डे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो क्लियोनिक डायनेस्टी के सारे पाप जो डेमेर्जेल को झेलने पड़े उसका बदला चुकाएगा और वो डेमेर्जेल को वो आजादी देगा जो वो सच में डिजर्व करती है। सन मास्टर को एहसास होता है कि ऑडियंस पर उसका कंट्रोल खो रहा है, इसलिए वो वापस फोर्सफुली कहता है कि डे प्रोफेन है, यानी झूठी बातें बोल रहा है। इसी वक्त डे को डेमेर्जेल की सिम्फनी समझ आती है और उस वजह से ब्रेजन हेड एक्टिवेट हो जाता है। वो लगातार
लगातार रिपीट करता है, इनिशिएट कम्युनिकेशन, हैंडशेक सिग्नल। डे सबको समझाता है कि ब्रेजन हेड डेमिर्जेल को बुला रहा है क्योंकि रोबोट एक हाइव माइंड, एक क्लास शेयर करते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि डे डैनियल के बारे में सच बोल रहा है, लेकिन सन मास्टर जानबूझकर इस सिग्नल को गलत मीनिंग दे देता है। वो जनता को बताता है कि डे झूठ बोल रहा है और डेमिर्जेल कोई लेजेंडरी रोबोट डैनियल नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लोन है। फिर सन मास्टर अपने मिनियंस को रेमेडिएशन स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, पर सवाल ये है, अगर वो इनहेरिटेंस का ही मेंबर है तो फिर वो डैनियल के एग्जिस्टेंस को क्यों नहीं मान रहा? जवाब बहुत सिंपल है, पावर। सन मास्टर को टेम्परेरी अथॉरिटी बहुत पसंद है जो उसके पास इस वक्त है। अगर असली डैनियल या इनहेरिटेंस की रियल लीडरशिप सामने आ जाए तो लोग फौरन उसकी बात सुनना बंद कर देंगे, उसका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। डे चाहे जितना समझाए कि डेमिर्जेल ये डैनियल ही ट्रेंटर की चाबी है, सन मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट है, अपनी खुशी, अपनी कुर्सी और अपना इन्फ्लुएंस बचाना। एपिसोड के आखिर में सन मास्टर डे को एक पिट में भेज देता है जहाँ वो गीली घास में बदलने वाला है। अब सवाल ये है, क्या डे सरवाइव करेगा? हमने देखा डे की स्पीच कुछ लोगों को कन्विंस कर चुकी है, स्पेशली सॉन्गबर्ड को, तो ये पॉसिबल है डे बच जाए। आपको क्या लगता है? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।